गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th में सिविक्स में पहला चैप्टर को अच्छा से बतला दिया गया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को बतला दिया गया है, लेकिन संजोग ऐसा बना है जो अभी तक उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो उसका वीडियो अपलोड कर ही दिया जाएगा। लेकिन तत्काल में आज आप लोग को जो चालू किया गया है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी। सत्ता का मतलब यहाँ पर समझ जाइए, कानून होता है। कानून में हम लोग अपनी साझेदारी कैसे व्यक्त करते हैं, हम लोग अपने विचार को कैसे रखते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। वैसे एक बार बतला दूं, जो एसएसटी में सबसे ज़्यादा अभी अपने यहाँ चल रहा है ज्योग्राफी का क्लास, ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा चले गए हैं। साइंस में भी मिला जुला करके सही है, मैथ में सबसे आगे हैं हम लोग। अब जो भी स्टूडेंट हैं, एक बार सभी स्टूडेंट अपना अपना फेयर को अपडेट कर लेंगे, जितना पढ़ाई हो गई है उतना तक का। क्योंकि एक जो बायोलॉजी का टेस्ट आप लोग को हुआ है, बायोलॉजी का टेस्ट आज दे दिया जाएगा, तो केमिस्ट्री का टेस्ट अब होगा, और केमिस्ट्री का टेस्ट भी इसी लेवल का होगा। और केमिस्ट्री का टेस्ट आप लोग को लगभग समझिए सैटरडे या फ्राइडे को हो जाएगा। आज दिन मंडे है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी मन से करेंगे। और आज शाम में आप लोग को बायोलॉजी का कॉपी दे दिया जाएगा। और इसमें सिविक्स वाला में पहला चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है, लेकिन क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर से टेस्ट लेना संभव नहीं है। इसलिए एसएसटी बना करके, यानी सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स चारों का कंबाइंड करके 20 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग को होगा अगला सप्ताह में। तो थोड़ा इधर टेस्ट की भी मतलब प्रक्रिया जारी रहेगी, और प्रक्रिया के साथ साथ पढ़ाई भी, दोनों चीज आप लोग को अब जारी रहेगा। देखिए आज के क्लास में जो पढ़ना है, सत्ता में साझेदारी हम लोग कैसे करते हैं, अपनी भागीदारी कैसे निभाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जब हम लोग अपनी बात को संविधान में रखने के लिए जाते हैं, अपनी विचार को वहाँ पर रखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी एक आप लोग को जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि का, ठीक है, अपनी पहचान एक देना पड़ता है वहाँ पर। देखिएगा, ये जनरल में कहते हैं आप लोग को, आप सभी स्टूडेंट को, क्लास वाले स्टूडेंट को आप लोग देखिएगा, जो अगर हम लोग जाते हैं अपना क्या कहते हैं समस्या लेकर के, अगर अपने मुखिया जी के पास या अपने सरपंच जी के पास या वार्ड परिषद के पास, तो जितना एक बड़े आदमी का सुनवाई होता है, जैसे बड़े आदमी के जाने के बाद उनका मतलब आगे बैठने के लिए जगह मिलता है, वैसे एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो जब गाँव में अगर ये बातें होती है, तो यही चीज से समझ आइए, जो ऊपर तक यही प्रक्रिया बनी रहती है। आज आप लोग को बतलाते हैं, इस पाठ में हम लोग भारत के संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सत्ता के विकेंद्रीकरण के सबसे निचले स्तर की व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करेंगे। बिहार में पंचायती राज पर भी एक नजर डालेंगे। ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो प्रक्रियाएं हैं हमारे संघीय सरकार का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहले होता है आपको केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद होता है राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद होता है पंचायत की भूमिका। तो ये तीनों के बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसे पहले चैप्टर जो आप लोग पढ़े थे, जैसे उसमें आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और सांप्रदायिकता के नाम पर एक बीच दूसरे के बीच में देखा गया था अंतर, वही अंतर यहाँ भी दर्शाया गया है। देखिए, कहता है जब जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि पर आधारित मानव समूहों को उचित पहचान एवं सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है, तो उनके असंतोष एवं टकराव से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक टकराव एवं आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होती है समाज में। और समाज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है यही चीज। इसी के आधार पर समाज में एक दूसरे की पहचान बनती है, और जब लोगों की पहचान मतलब उसके मन लायक नहीं बन पाती है, तो लोग विरोध करना चालू करते हैं। ठीक है, कहता है विभिन्न भाषाई एवं जातीय समूह को शासन में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके विपरीत श्रीलंका में सत्ताधारी सिंहली समुदाय के हितों की निरंतर उपेक्षा की, जिसमें तमिलों और सिंहलियों के बीच के टकराव ने भीषण गृह युद्ध का रूप ले लिया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन उचित है, क्योंकि इनमें विभिन्न सामाजिक समूहों को अभिव्यक्ति एवं पहचान मिलती है, उनके हितों एवं जरूरतों का सम्मान होता है। इनमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना क्षीण हो जाती है। अतः सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था राजनीति, समाज की एकता, अखंडता एवं वैधता की पहली शर्त है। लाइन कट गया क्या? देखिए,
तो इसमें कहता है जो भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर, जो आपको पिछले क्लास में भी मतलब ये पिछला चैप्टर में बताया गया था श्रीलंका के बारे में और तमिलनाडु के बारे में, तो दोनों के जगह पर जाति के आधार पर मार होता है। और जाति के साथ साथ श्रीलंका में भी अगर तमिल लोग हैं और सिंहली लोग हैं, मतलब सिंहली जाति के लोग हैं, तो उनके बीच भी जाति के आधार पर लड़ाई हुई थी। और वो लड़ाई में जिसकी मतलब ज्यादा बहुतायत रहती है उसकी जीत हो जाती है। ये यहाँ पर भी दर्शाया है जो हमारे समाज में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, हमारे कानून व्यवस्था में भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहता है लंबे समय से यह मान्यता चलती आ रही है कि राजनीति सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता। शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के हाथों में रहनी चाहिए। अगर शासन की शक्तियों का बंटवारा होता तो निर्णय की शक्ति भी बिखर जाती। ऐसी स्थिति में निर्णय लेना एवं उसे लागू करना असंभव होगी। लेकिन लोकतंत्र ने सत्ता विभाजन को अपना मूल आधार बनाकर इस मान्यता का खंडन किया है। सत्ता का विभाजन कैसे करता है? तो कहा जाता है जो जाति के आधार पर, और देखिएगा जिस क्षेत्र में जिसकी जाति ज्यादा रहती है उस क्षेत्र में उसी उम्मीदवार को उतारा जाता है। इस बार वाला में जो अपने यहाँ चुनाव हुआ था, तो चुनाव वाला में लोकल चुनाव बतलाते हैं वार्ड परिषद का। तो वार्ड परिषद में देखा जो अपनी इधर की जो सिचुएशन है, अगर जनरल कास्ट को यानी ब्राह्मण को अगर दे दिया जाता वो मेयर का चुनाव के लिए ब्राह्मण कास्ट को, तो लगभग गोली वगैरह सब चल जाता। तो दिमाग लगा दिया वो, और दिमाग लगा करके दे दिया एससी कोटा। वो एससी कोटा दे दिया, जो कोई खड़ा होगा तो उसी कैटेगरी से खड़ा होगा, उसमें पैसा भी ज्यादा रहेगा तो गरम माइंड नहीं रहेगा, और गरम माइंड नहीं रहेगा तो झगड़ा नहीं होगा। फिर भी देखबे कि ये जो कैसा कैसा सिचुएशन बना, एक अजीब माहौल बना देता है राजनीतिक में। जाति के नाम पर अगर जब भी चुनाव अगर होती है, और जाति जो होते हैं हमारे समाज में एक विशेष माहौल बना देते हैं। आप देखिएगा चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन देखिएगा समाज में जहाँ पे मतदान रहता है, मतदान के अगल बगल में कैसे लोग एकदम चिल्लाते रहते हैं, कैसे करते रहते हैं, जैसे लगता है कि उन्हीं का मतदान हो रहा है। उतना तो परेशान आपको उम्मीदवार भी नहीं रहता है, उतना परेशान उसके जो चमचा सब होते हैं वो करते हैं। गांव में एकदम गाड़ी फ्री करवा देगा, गांव में 100, 200, 500 उस समय में पैसा भी वितरण कर देगा। और लोग ऐसे गंदे होते हैं जो 500 रुपया लेकर के वोट देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जाति के आधार पर आप लोग किताबें तक पढ़िएगा, जाति नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। किताब तक पढ़ करके किताब में ही अपना क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग चलिएगा समाज में, क्या नहीं हो जाएगा कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जातिवाद को अपनाएंगे तो जीवन चलेगा क्या? लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं जाती है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, और ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदारी बनते हैं। सत्ता की ऐसी बंटवारे से किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उसके दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाती है। विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, भारत आदि में यह व्यवस्था अपनाई गई है। अब देखिए कहता है कि लोकतंत्र में तो अगर सत्ता की बात किया जाए तो सत्ता में जैसे ऐसे समझिए जो मोदी जी को अगर कहा जाएगा जो बिहार का देखरेख करने के लिए, तो संभव है? ये संभव नहीं है। तो मोदी जी ने क्या किया है, जो उसको कैटेगरीज राज्य में बांट दिए हैं, नहीं राज्य में बांट दिए हैं, और राज्य की देखरेख के लिए अपनी एक सरकार बनवा दी है। अब सरकार जैसे अगर नीतीश कुमार को कहा जाए जो भेड़िया पर ग्रोथ दीजिए यानी लगुनिया पंचायत का ग्रोथ दीजिए, तो संभव है? तो उसके लिए क्या किया गया है, जो एक जिला बना दिया गया है, और जिला मतलब एक स्तर जो होता है जिला बना दिया गया है, और जिला के अंतर्गत फिर वार्ड परिषद को बना दिया गया है। वार्ड परिषद गांव में आकर के ब्यौरा लेते हैं, और ब्यौरा लेकर के फिर उसी में पंचायत देखते हुए सचिव होता है, कई होते हैं पद जो अपने अपने कैटेगरी में काम करते हैं, अपने अपने एरिया में काम करते हैं, काम करके यहाँ की समस्याओं को ले जा करके सरकार के बीच में रखते हैं, और सरकार उसके अकॉर्डिंग अपना लोग के लिए, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाती है, या अपना लोग के लिए जो सुविधा होती है वो सुविधा प्रदान करती है। कहता सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस तरह की व्यवस्था में पूरे देश के लिए एक समान सरकार होती है। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकारें होती है। दोनों के बीच सत्ता के स्पष्ट बंटवारे की व्यवस्था संविधान या लिखित दस्तावेज के द्वारा की जाती है। एक देखिए यहाँ पर कहता है प्रांतीय यानी ऊपर वाली सरकार, एक होता है क्षेत्रीय जो अपना लोग के लिए होता है। गांव में अभी जैसे सब आदमी को पता होगा जो अपने यहाँ का वार्ड परिषद कौन है, ये बात की जरूर जानकारी होगी। लेकिन अगर वही वार्ड परिषद के साथ साथ अगर कहा जाए अपने यहाँ का पंचायत सचिव कौन है, तो बहुत कम आदमी जानते होंगे, है कि नहीं? अगर इसी में बात किया जाए डीएम की, तो डीएम के बारे में सब आदमी को पता होगा, एसपी के बारे में सब आदमी को पता होगा, लेकिन अपने यहाँ का अभी ये क्या कहते हैं बीडीओ कौन है, एसडीओ कौन है, इसके बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी होगी। सबका अपना अपना एरिया बांटा हुआ है, सबका अपना अपना कैटेगरी बांटा गया है, सब में एक पदाधिकारी होते हैं और अपना अपना
काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ के लिखित संविधान में दिया गया है, जो कौन क्या काम करेगा और उसके स्तर से उसका बंटवारा किया गया है। जैसे आप लोग देखे होंगे, एगो हमारे यहाँ भी कोनो मंत्री हैं जमीन वाला, वो एकदम वो सब कुछ के लिए चैलेंज करते हैं, रियली में चैलेंज करते हैं। तो सरकार मतलब जनता के लिए कुछ हित की काम भी हुई है। पहले अगर आप एक जाते दाखिल खारिज करवाने के लिए या एक रसीद कटवाने के लिए कट रहा है 20 रुपया का, लेकिन ले रहा था 200 रुपया कर्मचारी, और 10 दिन दौड़ाता था। तो वो सब व्यवस्था को वो दूर किए हैं और एक सुव्यवस्थित ढंग से उसके लिए एक पैनल चालू किया गया है, एक वेबसाइट चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत जनता को कुछ सुविधाएं मिली है। उसी प्रकार से शिक्षा के स्तर में भी पहले के जमाने में लूट होता था, अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले अगर विद्यालय जाते तो 500 रुपया 700 रुपया लिया जाता था ऑनलाइन के लिए, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर 1000 रुपया 1200 रुपया लिया जाता था, 1500 रुपया लिया जाता था आपको क्या कहते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। अब ये सब चीज में दूरी बना है, देखे होंगे जो 350 रुपया करता है तो 400 रुपया लेते हैं। 400 रुपया लेने पर पेपर में दे देता है, अब पेपर में देता है तो आवाज उठाते हैं पब्लिक लोग। पहले जातीय आवासीय आय बनता था, तो जातीय आवासीय आय के लिए भी आपको 10 दिन दौड़ना पड़ता, ब्लॉक में जाकर के 200 100, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें तो बनता भी नहीं था जब तक वो अगर दलाली नहीं करते। अपना जितवारपुर ब्लॉक में हम लोग जाते 10-10 दिन तक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोग को दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब पोर्टल तैयार कर दिया गया है, उचित दस्तावेज उस पर अपलोड कीजिए और घर बैठे वो सब बना लीजिए। तो क्या किया है, तो सबको अलग अलग काम को बंटवारा कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग अब काम होता है। देखिए ना, सब काम आसान करते जा रहे हैं। बस आपको अब जानकारी होना चाहिए, आपको टेक्निकल जो नॉलेज कहता है वो होना चाहिए। सब कुछ पहले लोग केवल मोबाइल से बात करता था, अब देखते हैं लगभग प्रिंट की बात आती है तब लोग कंप्यूटर वालों के यहाँ जाते हैं, वरना सब काम मोबाइल से वो कर लेते हैं। तो जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए सरकार अपनी व्यवस्था को सुधार कर रही है। कहता है सत्ता के इस बंटवारे को आमतौर पर संघवाद के नाम से जाना जाता है। संघवाद का मतलब कि सब मिल करके काम करते हैं, संघ मतलब होता है मिल करके। अब समझिए, यहाँ से अगर अलग अलग करके लिया जाए तो अपने गांव से एक घर बनाने वाला का काम अलग है, जो सर्वे करने के लिए आता है, वार्ड पार्षद जी केवल उसका वेरीफाई करके देते हैं, फिर एक जांच करने के लिए उसकी टीम आती है। ऐसे करके 3-4 स्तर होगा, लेकिन वो 3-4 स्तर जो होगा वो सब काम किसके लिए करता होगा, केवल घर के लिए। तो संघ में काम किया ना। जैसे अगर आप देखते होंगे नल जल योजना के अंतर्गत, तो नल जल योजना के भी अंतर्गत अगर काम होता है तो नीचे से उसको लिया गया, वार्ड कमिश्नर जो होते हैं वहां से लेकर के ऊपर तक का उसका सब एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। जैसे राशन कार्ड की बात किया जाए तो राशन कार्ड के लिए एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है, वो जो होता है एक लेबर कार्ड के लिए एक अलग व्यवस्था किया गया है। तो ये सब मिल करके हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन कहलाते क्या है, संघवाद। ठीक है, सब मिल करके काम करते हैं। बताइए, अगर अपने समाज में केवल काम किया जाएगा खाली मजदूर के लिए, तो और आदमी कहाँ जाएंगे। तो सबको बांटा गया है ना अलग अलग, तो वही सबको क्या कहते हैं हम लोग, संघवाद कहते हैं। अब कहता है क्या, हम संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को निम्नलिखित रूप से अंकित कर सकते हैं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होती है, दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय होते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय को रखा जाता है। अब यहाँ पर कहता है क्या, इसको दो भाग में बांटा गया है, एक जो बांटा गया है केंद्रीय स्तर पर और एक क्षेत्रीय स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर मोदी जी काम करते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर हमारे जिला परिषद महोदय या आपको वार्ड परिषद महोदय काम करते हैं, लेकिन काम होना चाहिए। क्या बोले, प्रांतीय मतलब उसी बीच के क्षेत्र को कहते हैं, देखते हैं ना, प्रांतीय या क्षेत्रीय दोनों एक ही है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्तता होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होते हैं। सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल बतलाते हैं, गांव में देखते होंगे किसान सलाहकार, काम करें या ना करें, लेकिन किसान सलाहकार को देखते हैं ना, किसानों के हित के लिए वो काम करते हैं। नियम है, जिनके यहाँ पंप सेट नहीं है, पंप सेट की व्यवस्था करवा करके किसान सलाहकार देंगे। जो बीज की व्यवस्था नहीं है, उस बीज की व्यवस्था करवा करके देंगे। उन्नत किस्म का जो होता है बीज, उन्नत किस्म का होता है खाद, ये सब का व्यवस्था करवा करके देंगे। वो अपनी जवाबदेही को अच्छा से निभाएं या ना निभाएं, लेकिन है ये सिस्टम। आप बताते हैं यहाँ से थोड़ा किताब से अलग होकर के, एक काम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं काम। किसान सलाहकार एक भी काम फ्री में नहीं करेंगे, लेकिन सरकार तो जानती है, जब जनता के बीच में एक आदमी को खड़ा किए हुए जो मेरा आदमी है और जनता के लिए काम करेगा। ऐसा है
क्लियर बना हुआ है। आपको अगर वो भरवाना है नो 3000 या 2000 रुपया मिलता है निधि सम्मान योजना के अंतर्गत, उसके लिए 3000 या 5000 रुपया दीजिए, तभी आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर 1000 रुपया मिला है तो 300 रुपया आपको हर हाल में देना पड़ेगा उसको। अगर 300 रुपया नहीं दिए तो आपका काम नहीं होगा। इस बार तो कर दिया, अगला बार नहीं करेगा। तो ये सब हमारे समाज में बना हुआ है, लेकिन जवाबदेही सरकार की तरफ से है। और हम जनता लोग क्या करते हैं, उसमें कैसे मिली भगत काम कर लेते हैं। तो हम तो किसान है नहीं, अब 1000 रुपया में 300 रुपया ले लेता है तो हम लोग खुश होते हैं, सर सरकार का पैसा लो रही है, कोई दिक्कत नहीं, 700 रुपया तो फ्री में अभी है ना। अरे बेवकूफ, सरकार अपने पॉकेट से देती है क्या? हम ही लोग का कमाए, हम ही लोग के बीच में देती है। इसलिए आवाज उठाना चाहिए। तो लोग आवाज नहीं उठाते हैं और अपना ठीक है जवाबदेही जो होती है सरकार की, सत्ता की, वो इसमें अपना इन्वॉल्व होते हैं। कहा अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे कि हम में से कोई बिहारी, बंगाली और मराठी होने के साथ साथ भारतीय भी है। अलग अलग राज्य का है तो क्या गुणगान करेगा, जब हम बिहारी हैं, लेकिन बिहार से अलग जाएगा, दूसरे देश में जाएगा तब वो थोड़े कहेगा बिहारी है, तब कहेगा जब हम इंडियन हैं यानी भारतीय हैं। ठीक है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। इससे संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्यवस्था करने का भी अधिकार होता है तथा यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को भी हल करते हैं। कौन? न्यायपालिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होता है। तो न्यायपालिका का काम है कानून की देखरेख करना, कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से आगे की ओर बढ़ाना। इसमें आपको एवं दिया है, भारत में संघीय व्यवस्था के तहत कानून बनाने का अधिकार को 3 सूचियों में बांट दिया गया है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इससे ऊपर जो भी पढ़ा गया है वह एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ऊपर जो भी पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? एक बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ से जो आपको पढ़ना है, अब यहाँ से मेन चैप्टर आपको चालू होता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से सजाने के लिए, सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कितने भागों में उसको बांटा गया है? 3 भाग में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कहता है संघ सूची पर देश को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य को तथा समवर्ती सूची पर देश और राज्य दोनों को कानून बनाने की व्यवस्था है। अगर आपको पूछा जाए संघ सूची में किसका अधिकार है तो देश का, राज्य सूची पर किसका अधिकार है तो राज्य का, और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है। याद रहेगा, संघ सूची पर देश का, राज्य सूची पर राज्य का और समवर्ती सूची पर दोनों का। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इससे आगे देखते हैं क्या कहता है। सो इधर से देखिए, अब कहता है क्या, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं वैसे अवशिष्ट या बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। कहता है क्या, जो संघ सरकार, केंद्र सरकार और समवर्ती के अंतर्गत नहीं आता है, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो इन तीनों से अलग हैं, तो उस पर केंद्र सरकार यानी हमारे मोदी जी उस पर काम करेंगे। भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच बंटवारों, अधिकारों के बंटवारे में आसानी से एवं राज्यों की सहमति के बिना फेरबदल नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिससे संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्य के झगड़े निपटाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करने एवं संविधान के विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के लिए केंद्र एवं राज्यों को कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। कर मतलब समझते हैं, टैक्स जो जमीन का होता है, घर का होता है। अभी आप लोग को पता होगा नगर निगम होने के बाद घर का भी टैक्स लगा है। आप लोग करवा लिए क्या? नहीं सर, हम लोग अभी सब आदमी का नहीं हुआ, लेकिन तब टैक्स लगेगा आप लोग को ज्यादा। अभी आप कथी कहता है वो लेट फाइन, लेट फाइन कहता है ना, वो लेट फाइन चालू हो गया है। अब समझिए, ये सरकार का एक ठीक है कर है जो हम लोग देंगे, तो उसी पैसा से हम लोगों के ऊपर किया जाएगा। पहले नगर निगम नहीं था तो ये टैक्स नहीं लगता था। अब जो अगर घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा, नक्शा बनवाने के लिए सरकार को पैसा देना पड़ेगा। समझ गए? ये सब आपको किसके अंतर्गत आता है तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ये जो न्यायपालिका होता है उसमें आती है। अब कहता है देखिए, भाषा नीति क्या होता है राजनीति में, उसके बारे में कहता है भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। श्रीलंका में भाषागत भेदभाव राजनीति और स्थिरता का बहुत बड़ा कारण ये रहा है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह आबादी के 40% लोग की भाषा है। इसके साथ ही अन्य भाषाओं के
प्रयोग, संरक्षण एवं संवर्धन का भी उपाय किया गया है। तो सबसे ज्यादा भारत में अगर बोला जाता है तो वो है हिंदी। लेकिन हिंदी के अब हिंदी की प्राथमिकता कम दी गई है। अभी किताब से थोड़ा बाहर करके मैं आपको बतला दूं, इंग्लिश की बहुतायत है सब जगह। अगर आप हिंदी बोलिएगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा दूसरे स्टेट में जाने के बाद, लेकिन इंग्लिश बोलिएगा तो खाना मिल जाएगा। अक्सर होटल भी आप देखते रहिएगा, होटल का नाम जो होता है वो इंग्लिश में होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, बहुतायत किताब के लैंग्वेज में कौन है? हिंदी। लेकिन ऐसे समझने के लिए समझिए इंग्लिश को बहुतायत दिया गया है। अपने बिहार सरकार में तो अभी इंग्लिश का मार्क्स भी नहीं जुड़ता है। इस बार आप लोग देखे होंगे कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 80 से ऊपर एबव मार्क्स था, लेकिन क्या था, जो इंग्लिश में वो फेल थे। यानी कहने का मेरा मतलब वो इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं दिए। इधर सरकार का क्या पॉलिटिक्स है, जो अगर आपको 33 नंबर नहीं है तो आप अग्निवीर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अरे बेवकूफ, जब इंग्लिश का अगर 33 मार्क्स होना चाहिए तो इंग्लिश को दे दो ना प्राथमिकता, जो बच्चा इंग्लिश को भी मन से पढ़े। और नाटक जो करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, वो भी नाटक ना करे। उसको अपना आता नहीं है ग्रामर, उसको अपना इंग्लिश का हिंदी आता नहीं है ट्रांसलेट करना, तो एक लाइन में कह देता है जो इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, बेटा इंग्लिश पढ़ भी नहीं करो। एक ऐसा अपना स्टूडेंट जान पहचान का आया है जिसको 400 से ऊपर नंबर है, इंग्लिश में फेल है। अब बताइए वो कोई अच्छा फॉर्म भर सकता है? तो नामे का 80% मार्क्स हुआ। तो इसमें सरकार की भी गड़बड़ी है। जब भाषा है और भाषा दे दिए हैं, अगर उसको कहीं और जगह पर प्राथमिकता दे रहे हैं तो उसको दे दीजिए पूरे से प्राथमिकता। कम से कम बच्चा डर से तो पढ़े। क्लास में जब अगर हम ही लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बच्चा सोने लगता है या बच्चा बात करता है। ग्रामर पढ़ाते हैं, उतार रहे हो ना बुआ, तो यस सर, 10 गो में से 5 गो बच्चा उतारता है, 5 गो बच्चा नहीं उतारता है। जब कर्ची चले, सर इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है इसलिए नहीं उतारे। लीजिए देखिए आगे कहता है केंद्र सरकार की शक्ति क्या होती है उसके बारे में कहता है, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं का अस्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। वह किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रभावित राज्य के विधानमंडल को भी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे यूपी में कई जगह का नाम चेंज कर दिया गया होगा, कर दिया गया है। तो कर दिया गया है तो ये तो आदित्य योगीनाथ किए होंगे, लेकिन आदित्य योगीनाथ के साथ साथ सहयोग किसका रहता है? तो केंद्र सरकार का भी। केंद्र सरकार के बीच में बात को रखा जाता है, दोनों के विचार से ये सब काम होती है। कहता है संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान है जिसके लागू होने पर वह हमारी संघीय व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तथा राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। राज्यपाल जो कि राज्य के लिए होता है, ठीक है, अपने यहाँ के लिए है ना, जो अपने यहाँ के राज्य है राज्यपाल होंगे, वो अब चाहते हैं अगर जो कोई कानून को अगर हम भंग करें तो लिख देंगे किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जैसे अभी अपने यहाँ का कौन है? हाँ, तो उनको लिख सकते हैं। अब वो आदमी उस पर विचार करेंगे, पहले वो अपने संघ के यानी अपने टीम को बैठा करके विचार करेंगे। विचार करने के बाद अगर लगेगा उनको जो है इसको भंग करना चाहिए तो भंग कर देंगे, ठीक है। बड़ा अजीब सिस्टम है कानून का। कानून के बारे में अगर अच्छा से पढ़िएगा ना तब लगेगा कि जो हाँ क्या सिस्टम है। जैसे अभी देखे होंगे आप लोग, नीतीश कुमार जा रहे हैं वहाँ दिल्ली, सुने होंगे। बताइए बीच में वो प्रक्रिया हो गई। तो ये सब एक ठीक है, कानून का एक जो स्तर होता है वो स्तर के अंतर्गत काम होता है। आगे देखिए कहता है क्या सो, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था एकहरी है। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य न तो उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा भी सकता है। संविधान के 2 अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति के उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो। संसद को अधिकार मिल जाता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी कार्य को कानून जायज करार दे सके। यानी कहता है सैनिक मतलब समझते हैं राष्ट्रपति शासन। कभी कभी ऐसा नहीं होता है जो सरकार गिर जाती है, जैसे अभी आपको बतला दे गोलमाल स्थिति बनी हुई है। अगर भाजपा पूर्ण रूप से चाहे तो भाजपा भी नहीं बना सकता है, चाहे अगर नीतीश जी चाहे तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं बना सकते हैं, लालू प्रसाद भी नहीं बना सकते हैं, इनका जो पार्टी है। तो कहीं ना कहीं से गठबंधन की सरकार होगी। और गठबंधन की सरकार में अगर ये लोग सरकार नहीं बनाएंगे तो ऊपर में गठबंधन की सरकार है, यानी केंद्र में प्रधानमंत्री का जो सरकार है वो भी गठबंधन की सरकार है। और राज्य में भी जो अपना अभी नीतीश कुमार जी हैं
उनकी भी गठबंधन की सरकार है। अब जरा सोचिए यहाँ पर वाली बातों के अकॉर्डिंग, जो अगर गठबंधन की सरकार में अगर थोड़ा भी अगर तालमेल बिगड़ेगा तो क्या होगा, सरकार गिरेगा, और सरकार गिरेगा तो केकर सरकार मतलब अधिकार हो जाएगा, राष्ट्रपति का अधिकार, यानी सैनिक हम लोगों पर अधिकार कर देगा, तो फिर बहुत टाइट हो जाएगा विधि व्यवस्था। तो इसलिए नीचे ऊपर सब देखा जाता है। देखिए कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। अब कहता है क्या, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय महता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। याद रखिएगा कौन थे, बलवंत राय। क्या नाम था, बलवंत राय। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किए थे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कौन किए थे, बलवंत राय। और सबसे पहले कहां से हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से। कहां से हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से। कब, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कहता बलवंत राय मेहता समिति के ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुधार किया था। वो क्या था, सो देखिए, एक ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति या जिला स्तर पर जिला परिषद, जो अपने यहाँ आज से कुछ दिन पहले था ना। इसमें क्या था, पंचायत में मुखिया, उसके बाद पंचायत में था पंचायत समिति और एक था जिला परिषद। यही तीनों मिलकर के अपने यहाँ अधिकार करता था और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से लागू करके और अपने पर अधिकार करता था। करता नहीं था लेकिन व्यवस्था थी। पंचायत भवन था ना, लवनिया में पंचायत भवन है ना। एक भी दिन आप लोग बताइए, लवनिया कंठ पंचायत के स्टूडेंट सब किसी भी दिन आप लोग देखे हैं जो 10 बजे में पंचायत के जितना वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड मेंबर पहुंचे हुए हैं, जिला परिषद पहुंचे हुए हैं, पंचायत समिति पहुंचे हुए हैं और मुखिया जी पहुंचे हुए हैं, और लोग एकदम ऑफिस की तरह व्यवस्थित ढंग से अपनी मतलब समस्या को सुधार मतलब वहां पर पहुंचाने के लिए पहुंचा, कभी नहीं। वहां पर केवल बना हुआ है सरकार के लिए, जहां पंचायत स्तर पर पंचायत है उसमें लोग बैठ रहे हैं, काम हो रहा है। एगो 12 बजे में आकर के अपन अटेंडेंस बना रहे हैं, तो एक 4 बजे में आकर के अपन अटेंडेंस बना रहे हैं और जनता की काम हो रही है। लिखा गया अगर कहीं बढ़िया है, पैसा वाला जनता है, पहुंच पर भी वाला है, तब तो सुनवाई हो जाएगा, फलना बाबू गलखिन है। नहीं कोई अगर गरीब गया, गर्दन कट करके आधा लटकल है, लेकिन ओकरा सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन बना हुआ है। समझ गए। कहता पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता लाने के उद्देश्य से सन 1991 में 73वां संविधान विधेयक संसद में लाया गया, जो 22-23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। फलतः संविधान के एक नए भाग 9 में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया। इसमें 13 अनुच्छेदों वाला एक नया अनुच्छेद 243 रखा गया। इस संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची 11 अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या क्या था, जो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब जानिए ये सब का जो कार्यकाल होता है कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। राज्य सरकार 7000 की औसत आबादी पर ग्राम पंचायती राज की पंचायती की व्यवस्था को आधार मानती है। कितने पर, 7000 पर। एक पंचायत क्षेत्र लगभग 500 की आबादी पर वार्डों में विभक्त होता है। वार्ड परिषद जो होते हैं वो क्या 100 पर, 500 पर। और एक पंचायती राज जो होती है वो कितना पर, 700 पर, जिसकी संख्या सामान्यतः 15-16 तक होती है। वार्ड सदस्य प्रत्येक मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायतों का प्रमुख मुखिया होता है और उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया गया है। हर पंचायत में राज्य सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं, जो सचिव की भूमिका निभाते हैं। अपने यहाँ थे ना, वहाँ का छतवारी का बूढ़ा जो थे, चश्मा पहने हुए थे, ठीक है, थे वही अपने यहाँ का पंचायत सचिव थे। पैसा तो अथाह कमाते थे वो घर वाला में, समझ गए ना। अब अभी अब पता नहीं कौन है अपने पंचायत के। आप लोग को घर मिला है तो किन के अंतर्गत मिला है, इसमें से क्यों आदमी का घर मिला है, क्या करो नहीं अपवाद है, तुमको मिला है, किन के अंतर्गत मिला है, जा पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से इनकी भूमिका जरूर होगी पंचायत सेवक की, समझ गया नहीं। ये सर्वे करके दिए होंगे वार्ड परिषद महोदय को, तो वार्ड परिषद महोदय उसको ठीक है दिलवाए होंगे घर। आइए देखते हैं। कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधा सीट अर्थात 50% के आरक्षण का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया या उप मुखिया अपने पद से स्वयं हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। स्वेच्छा से हटने के लिए उन्हें जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि ग्राम पंचायतों के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अगर अविश्वासन प्रस्ताव पारित करें तो मुखिया अपने पद से हटाए जा सकते हैं। अब यहाँ तक आज के क्लास में रहने दीजिए, अब तब हम आप लोग से बात करेंगे। मुखिया जी हटिए गए हैं, तो मुखिया जी का हटने के बाद मुखिया जी का अधिकार किसके अंदर में जाता है, ये चीज पढ़ेंगे। मुखिया जी काम कैसे किए हैं
ये चीज़ हम लोग पहले बाहर से बात करेंगे, तब फिर किताबी लैंग्वेज में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।